अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है फ्लोरेसेंस लाइन शेप ऑफ द लेजर। इससे क्या मुराद ली जाती है, किन पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करती है लाइन, इससे क्या नतीजा अखज़ करते हैं। फिर उसी से निकलेगा फ्लोरेसेंस लाइन विड्थ के उसकी विड्थ किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी, वो उस विड्थ को कैसे चेंज किया जा सकता है, नैरो होने से ब्रॉड होने से क्या उसका फ़र्क पड़ेगा और उससे ब्रॉडनिंग कैसे की जाती है फ्लोरेसेंस लाइन की। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फ्लोरेसेंस लाइन शेप ऑफ द लेजर। अब फ्लोरेसेंस क्या होता है? एक बुनियादी तौर पे ऑप्टिकल फिनोमेना है कि जिसमें हाई एनर्जी फोटॉन अब्सॉर्ब कर लेता है। अब वो फोटॉन वापस बाहर निकलता है, मगर अब वो फोटॉन पहले जैसा नहीं होता, बल्कि उसकी वेवलेंथ लॉन्गर होती है, यानी उसकी एनर्जी कम हो चुकी होती है। एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी। तो इस अमल को फ्लोरेसेंस कहते हैं कि कोई मटेरियल हाई एनर्जी फोटॉन अब्सॉर्ब करे और थोड़ी देर बाद एक नया फोटॉन एमिट करे। वो नए फोटॉन की एनर्जी कम हो, वेवलेंथ ज्यादा हो। ठीक है। तो अब जो फ्लोरेसेंस लाइन है वो बुनियादी तौर पे ग्राफ है किस-किस बीच के, रेडिएशन इंटेंसिटी के बीच में, जो स्पॉन्टेनियस एमिशन की होगी, और जो फंक्शन होगा एज अ फ्रीक्वेंसी और स्पेसिफिक लेजिंग ट्रांजिशन का, यानी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बीच में, जिसे हम पावर भी कह देंगे इंटेंसिटी को, उसके बीच के ग्राफ है। तो ये फ्लोरेसेंस लाइन नैरो होगी जब ट्रांजिशन आपके दो करीब-करीब के लेवल्स के बीच में होगी। जितनी थोड़ी एनर्जी होगी, इसका मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन करवाना आपके लिए रिक्वायर्ड करना उतना आसान होगा, क्योंकि थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी आपके पास, ठीक है? जब आपके पास लेवल्स करीब-करीब होंगे। तो आइडियल जो फ्लोरेसेंस लाइन है वो एक स्पाइक पल्स की तौर पे मानी जाती है, ठीक? अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पाइक सी बनी हुई है। तो ये अब आप देखें 2 एनर्जी लेवल है, आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ है, तो ये एकदम फोटॉन रिलीज़ हुआ, एकदम आपको एनर्जी बढ़ती दिखाई दी, फिर कम हो गई। ये एनर्जी एक मखसूस वैल्यू आपको, यानी फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन मिल रहा है। मगर अगर जब आपके पास ढेर सारे एनर्जी लेवल हैं, तो उनमें स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रही है, तो जो एनर्जी मिलेगी वो सारे फोटॉन एक जैसे तो नहीं होंगे। किसी की एनर्जी ज़्यादा, किसी की एनर्जी कम, तो आपके पास एक एक विड्थ सी आ जाएगी, यानी उसमें आपके पास जो लाइन शेप होगी थोड़ी फैल जाएगी, स्पाइक तरह नहीं होगी। अच्छा, अब इसकी एक मिसाल देखते हैं हीलियम नियॉन लेज़र में। आप जानते हैं कि लेज़िंग एक्शन जो होता है किसी एक्टिव मीडियम के अंदर, वो तभी उन्हीं जगहों, उन्हीं वेवलेंथ के साथ पॉसिबल होता है जहाँ पे आपका लेज़िंग हो सकती है, ठीक है? और आपके पास यहाँ पे फ्लोरेसेंट एमिशन होता है, यानी स्पॉन्टेनियस एमिशन जहाँ पे हो सकता है। तो अब आपके पास जो मेन ट्रांज़िशन है, आपके पास यहाँ पे देखें E5 से जो आप E2 में आ रहे हैं, तो 632 नैनोमीटर की एक स्पॉन्टेनियस एमिशन आपको यहाँ पे मिल रही है, जो कि वेवलेंथ है 638 2.8 नैनोमीटर रेड कलर के अंदर ये आती है। ठीक है जनाब? तो ये किसकी मिसाल आ जाती है। अब अगर हम कहें कि फ्लोरेसेंस लाइन विड्थ क्या होती है, तो जितनी पॉसिबल स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशंस हो रही हैं, अगर हम उनको फ्रीक्वेंसी के लिहाज से ग्राफ बनाएँ, तमाम पॉसिबल का, तो वो एक कंटीन्यूअस फ्लोरेसेंस लाइन शेप बनेगी, जैसे आप ये देख सकते हैं। तो ये जो विड्थ होगी फ्लोरेसेंस लाइन की, इसे हम फ्लोरेसेंस लाइन विड्थ बोलेंगे, जैसे आप ये देख रहे हैं कि लाइन विड्थ है आपके पास। तो इस बुनियादी तौर पे ये क्या मेजर करती है? ये आपके पास विड्थ फ्लोरेसेंस मेजर, यानी लाइन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, यानी इसकी हाइट टोटल इतनी है, इसकी हाफ पे आपने वो विड्थ मेजर करनी होती है। वरना कोई तो कह सकता था ना, यहाँ पे विड्थ हो सकती है, ऊपर विड्थ हो सकती है। तो जितनी आपकी पीक वैल्यू है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ जहाँ पे होगा, उस जगह जो आपके कर्व की विड्थ होगी, वो आपकी कहलाएगी फ्लोरेसेंस लाइन विड्थ। तो इसे FWHM भी हम कहते हैं, फुल विड्थ एट मैक्सिमम हाइट। तो आपके पास इस हाफ मैक्सिमम पे, तो फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। तो जनाब फ्लोरेसेंस लाइन को हम, यानी जो इसकी लाइन विड्थ है, इसे हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों की टर्म में बता सकते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी में देखें तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आपको दिख रहा है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को सी ओवर लैम्डा बाई, तो इस तरह देख सकते हैं, सी डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा 1 लैम्डा 2 का मल्टीपल है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 का मल्टीपल को लैम्डा नॉट का स्क्वायर कहा जा सकता है, यानी आप इसे लाइन विड्थ डेल्टा लैम्डा जो है वो काफ़ी स्मॉल होगा, किससे? लैम्डा 1 से लैम्डा 2 से, क्योंकि वो तो डिफरेंस है ना। तो आपके पास लैम्डा नॉट वो वेवलेंथ होगी जो सेंटर पे होगी आपके मिशन स्पेक्ट्रम पे। ये जो जहाँ पे सेंटर फ्रीक्वेंसी दिख रही है ना, ये सेंटर वेवलेंथ होगी उस जगह पे। तो आप इस जगह पे इसी डेल्टा लैम्डा की जगह यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 की जगह लैम्डा नॉट स्क्वायर भी डाल सकते हैं। अच्छा,
आगे चलते हैं। इसी तरीके से वेवलेंथ की लैंग्वेज में बताया जा सकता है, तो उसी टूल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकली यानी आप यूज़ कर सकते हैं कोहेरेंस ऑफ द लेज़र मालूम करने के लिए इस टूल को। अब अगर हम कहें कि जो ब्रॉडनिंग है आपके पास फ्लोरेसेंस लाइन की, तो आप कहते हैं इसमें बेशुमार सिमिलैरिटी है किस-किस में? गेन कर्व और फ्लोरेसेंस लाइन के बीच में। बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपके पास गे 2 टॉपिक पहले हमने गेन कर्व पढ़ा है। तो इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो एक्टिव मीडियम का गेन कर्व होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्लोरेसेंस लाइन के। यानी जैसे-जैसे फ्लोरेसेंस लाइन आपके पास चेंज होगी या बढ़ेगी उसी तरीके से आपका गेन कर्व भी चेंज होगा। इसीलिए आपको ये कर्व बिल्कुल वैसी ही दिखाई पड़ती है जैसे गेन कर्व की थी जो हमने अब फ्लोरेसेंस लाइन के लिए भी वही डिस्कस करेंगे। तो अब इसका मतलब हमारे पास जो लाइन विड्थ है लेज़र की और जो लाइन विड्थ है स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूडिनल मोड की, उनके बीच में फ़र्क करना है। ये जो आप ऊपर-नीचे का ग्राफ देख रहे हैं कि एक स्पेसिफिक आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल मोड पे जो आपके पास लाइन विड्थ है, ये नीचे जो आप देख सकते हैं और आपके पास जो टोटल ओवरऑल है। तो सर्टेन मैकेनिज्म होते हैं जो आपके पास ब्रॉड करते हैं लाइन विड्थ को जिसमें आप नेचुरल ब्रॉडनिंग कहते हैं, डॉपलर ब्रॉडनिंग कहते हैं, प्रेशर ब्रॉडनिंग कहते हैं। तो बहुत सारे जो एप्लीकेशन है उसमें हम कहते हैं कि जो टेम्पोरल कोहेरेंस है वो आपको चाहिए होता है स्मॉल लाइन विड्थ के लिए जो यानी जो वेवलेंथ एमिट कर रही है उसके अंदर, कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली आपके पास। अब अगर हम नेचुरल ब्रॉडनिंग की बात करें तो ये हमेशा होती है और आपके पास ये फाइनाइट ट्रांजिशन जो टाइम अपर लेवल से लोअर लेवल में होती है। नेचुरल लाइन विड्थ जो होती है 10⁻⁴ से 10⁸ हर्ट्ज की होती है और फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की लैंग्वेज में बात करें जबकि आपके पास जो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी है 10⁻14 है। तो एनर्जी लेवल जो होता है स्पेसिफिक यानी विड्थ पे डेल्टा न्यू जिसे आप फ्रीक्वेंसी चेंज बोलोगे और जो स्पेसिफिक लाइफ टाइम होगा डेल्टा टी। तो आप इसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से देख सकते हैं डेल्टा ई डेल्टा टी एच होता है, ये डेल्टा टी दूसरी तरफ जाएगा 1/t तो डेल्टा न्यू आ जाएगा, तो ये एच न्यू आ जाएगा। तो जो स्पेसिफिक एनर्जी लेवल ट्रांजिशन लाइफ टाइम होता है वो उतना ही नैरो होगा लाइन विड्थ के साथ, यानी इनवर्स चलेगा ना, जितना टाइम आपके पास ज्यादा होगा उतना वो डेल्टा न्यू कम होता चला जाएगा। अब आपके पास जो डॉपलर ब्रॉडनिंग है, अब हम जानते हैं कि वेव मोशन में होती है, तो आप जानते हैं जब सोर्स रिलेटिव मोशन में और रिसीवर के साथ तो फ्रीक्वेंसी में तब्दीली आती है, शिफ्ट आती है। तो वो जो अमाउंट डिटरमिन करते हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर के लिहाज से। अब गैस मॉलिक्यूल कांस्टेंट मोशन में रैंडम डायरेक्शन में हर मॉलिक्यूल लाइट इमिट कर रहा है, जबकि वो रिलेटिवली एक लेजर एक्सिस के साथ यानी डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है ये आपके पास ब्रॉड करेगा लेजर लाइन विड्थ को। इसी तरीके से डॉपलर जो ब्रॉडनिंग है वो गैस लेजर के अंदर खास तौर पे होती है जिसमें मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो कि रैंडम होती है, तो वो आपके पास रिलेटिव मोशन के तहत आपके पास डिफरेंट एक विड्थ बढ़ जाती है। तो हम कहेंगे ये इन्फ्लुएंस करेगा लो प्रेशर गैस लेजर्स के अंदर। अब प्रेशर ब्रॉडनिंग क्या होती है? प्रेशर ब्रॉडनिंग आमतौर पे कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। लार्जेस्ट ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म है गैसेस के अंदर आपके पास जब मर्करी का 10 mmHg प्रेशर होता है, तो इस प्रेशर बढ़ाते हैं तो ब्रॉडनिंग इंक्रीज कर जाती है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।